ये कहानी एक लड़के की है जो दिन रात मेहनत कर अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन एंड में कुछ ऐसा होता है जिसे देख आपकी आंखों पर आंसू आ जाएंगे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें जिंग को दिखाया जाता है जो 20 साल का है। वो फिलहाल डॉक्टर से मिलने आया है। जिंग की एक छोटी बहन है जिसका नाम टोंग है। टोंग को हार्ट की बीमारी है। जिंग इसी सिलसिले में डॉक्टर से मिलने आया है। डॉक्टर यहाँ उससे कहता है कि अगर तुमने अपनी बहन का इलाज वक्त रहते नहीं किया तो उसकी मौत हो जाएगी। जिंग को यहाँ पता चलता है कि उसकी बहन को वही सेम बीमारी है जिस बीमारी के चलते उसकी मॉम की डेथ हुई थी। जिंग के मॉम की डेथ के बाद उसके डैड ने उसे और उसके बहन को छोड़ दिया था। इसलिए अब जिंग ही अपनी बहन का ख्याल रखता है। जिंग की एक छोटी सी शॉप है जहाँ वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। दिन भर काम करने के बाद भी जिंग की इतनी कमाई नहीं होती जिससे वो अपनी बहन की इलाज और लाइफस्टाइल को चेंज कर सके। फिर एक दिन जिंग अपने दोस्त से मिलने जाता है जो वेयर हाउस में काम करता है। जिंग का दोस्त यहाँ एक कपड़ा हटाकर उसे कई सारे बॉक्सेस दिखाता है जिनके अंदर सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन्स है। जिनका दोस्त उससे कहता है कि इस वेयरहाउस के ओनर को जेल हो गया है, इसलिए अब इन पर किसी का हक नहीं है। साथ ही वो कहता है कि अगर तुम मुझे 1 लाख दोगे तो मैं सारे मोबाइल फ़ोन्स तुम्हें दे दूंगा। तुम उन्हें ठीक कर अच्छे प्राइस में बेच सकते हो। जिन को ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होते। पर उसे ये मोबाइल्स कैसे भी करके ख़रीदना है क्योंकि इन सेकेंड हैंड फ़ोन्स में बहुत माइनर से प्रॉब्लम्स है जिसे वो इजीली ठीक कर अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। यही सोचकर वो अपने दोस्त से फ़िलहाल के लिए 2-3 मोबाइल लेकर घर आ जाता है। घर पर वो एक मोबाइल को ठीक करने की कोशिश करता है। रात भर काम करने के बाद वो उस मोबाइल को ठीक कर ही लेता है। इसके बाद जिंग बैंक जाकर लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसे उसकी शॉप के बदले लोन मिल जाता है। अब लोन मिलने के बाद वो एक मॉल के अंदर एक मोबाइल शॉप पर जाता है और शॉप ओनर को ठीक किया हुआ मोबाइल दिखाता है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन की तरह होती है। जिंग या शॉप ओनर से कहते हैं कि वेयर हाउस में मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन्स हैं जिन्हें मैं ठीक करके तुम्हें दूंगा। इससे हम दोनों अच्छे पैसे कमा सकते हैं। शॉप ओनर इस डील के लिए इजीली मान जाता है। फिर जिंग यहाँ अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है तो उसे पता चलता है कि उसे अच्छे खासे प्रॉफिट होगी। साथ ही उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। इसके बाद लोन का पैसा मिलने पर जिंग उन सारे सेकेंड हैंड फ़ोन्स को खरीद लेता है। शुरू के कुछ दिन जिंग सेकेंड हैंड मोबाइल्स को रिपेयर कर अच्छे प्राइस में बेच रहा होता है। लेकिन तभी एक दिन गवर्नमेंट सेकेंड हैंड फ़ोन्स के सेल पर बैन लगा देता है। जिंग ये सुन मॉल के शॉप पर जाता है तो शॉप ओनर फ़ोन लेने से मना कर देता है क्योंकि अब ये सब इलीगल हो चुका है। जिंग यह बुरी तरह से फंस जाता है क्योंकि वेयरहाउस में जो फ़ोन्स है अगर उसने उनको नहीं बेचा तो वो अपना लोन नहीं चुका पाएगा। और अगर वो लोन नहीं चुका पाए तो उसकी शॉप उसके हाथ से चली जाएगी। इसलिए अगले दिन वो उस मोबाइल कंपनी का ऑफिस पहुंच जाता है जिस ब्रांड का फ़ोन उसके पास है। इस कंपनी का नाम SNE है। जिंग या SNE कंपनी के मैनेजर से मिलकर उससे कहता है कि सेकेंड हैंड फ़ोन्स को बेचना इलीगल है, लेकिन मेरे पास आपके कंपनी के हज़ारों फ़ोन्स हैं जिनके अच्छे पार्ट्स को निकाल कर हम अदर कंट्रीज़ में बेच सकते हैं। ये सुन मैनेजर कहता है कि फ़ोन से पार्ट्स निकाल तो लोगे लेकिन वो क्वालिटी चेक में फ़ेल हो जाएगी। इस पर जिंग मैनेजर से कहता है कि मुझे अपने स्किल्स पर पूरा भरोसा है, मैं उन पार्ट्स को ऐसे निकालूंगा जिससे वो क्वालिटी चेक में इजीली पास हो जाए। मैनेजर जिंग से कहता है कि ठीक है, क्वालिटी चेक में पास होने के बाद ही मैं आगे का सोचूंगा। जिंग अब घर आकर बहुत सावधानी से मोबाइल के पार्ट्स को निकालता है। फिर जब वो उन पार्ट्स को क्वालिटी चेक के लिए भेजता है तो वो ईजिली पास हो जाती है। जिंग इससे काफ़ी खुश होता है। वो मैनेजर को जाकर ये बात बताता है तो मैनेजर यहाँ मुकर जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सोचूंगा, ये नहीं कहा था कि क्वालिटी चेक के बाद मैं तुमसे कोई डील करूंगा। जिंग मैनेजर की बात सुन पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसने इसके लिए लोन उठाया था। साथ ही उसे अपनी बहन का इलाज भी जल्द से जल्द करवाना है। अगर वक्त रहते जिंग ने EMI नहीं बढ़ा तो उसकी दुकान भी चली जाएगी। जिंग अपनी मेहनत को यूं ही जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए नेक्स्ट डे वो कंपनी के ओनर से मिलने आ जाता है। यहाँ कंपनी ओनर को ट्रेन पकड़ना था इसलिए जिंग उनसे मिल नहीं पाता, लेकिन जिंग भी कहाँ हार मानने वाला वैसे वो उस ट्रेन का पीछा कर अगले स्टेशन तक पहुँच जाता है। स्टेशन से ट्रेन निकलने से पहले जिंग अंदर आ जाता है। यहाँ वो कंपनी ओनर से कहते कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे बस आपका 5 मिनट चाहिए। जिंग या ओनर से कहता है कि मेरे पास आपके कंपनी के फ़ोन्स हज़ारों की संख्या में हैं, मैं उनके पार्ट्स निकाल कर आपको दूंगा जिसे आप अदर कंट्रीज़ में अच्छे प्राइस पर सेल कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगी। मैंने उन पार्ट्स का क्वालिटी चेक भी करवा लिया है, रिजल्ट आप देख सकते हो। ओनर या जिंग से कहते हैं कि ठीक है, मैं इस डील के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक काम ख़त्म नहीं होता तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर ओनर उसे अपना कार्ड देता है जिसे लेकर वो वापस आ जाता है। एंड अब जिंग को किसी भी हाल में उन मोबाइल्स के पार्ट्स को निकाल कर कंपनी को देना होगा, पर इसके लिए उसे कुछ लोग चाहिए होंगे क्योंकि वो अकेले इतने सारे फ़ोन्स का पार्ट नहीं निकाल सकता। साथ ही जिंग को एक जगह चाहिए होगी जहाँ वो अपने फ़ोन्स को रख कर पार्ट्स निकाल सके। जिंग के लिए ये सब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि लोन चुकता ना कर पाने की वजह से बैंक वाले उसके दुकान पर कब्जा कर लेते हैं। जिंग को फिलहाल पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो अपनी स्कूटर बेच देता है। स्कूटर बेचकर वो अपने दोस्त के पास जाता है। यहाँ जिंग काम के लिए उसके पैर भी पकड़ लेता है।
जिंग की ऐसी हालत देख उसका दोस्त उसे अपने साथ विंडो क्लीनिंग के काम पर लगवा देता है। जिंग को यहाँ हवा में रस्सी के सहारे लटक कर भरी धूप में विंडो क्लीनिंग करना होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। पर जिंग को इस बात की कोई परवाह नहीं, उसके दिल में कुछ कर गुजरने की आग है जो इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली। अब कुछ दिन काम करने के बाद थोड़े पैसे मिलाकर जिंग एक रूम रेंट पर ले लेता है। वो इस जगह पर मोबाइल फ़ोन्स के पार्ट को निकालने का काम करेगा, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि जिंग अकेले ये काम नहीं कर सकता, उसे उसके लिए कुछ लोग चाहिए। इसलिए वो उन लोगों की तलाश करने लगता है जो बिना सैलरी के काम करने को तैयार हो। जिंग अपने जैसे ही लोगों को ढूंढने लगता है जो कभी उसके जैसे ही काम में एक्सपर्ट थे। बहुत ढूंढने के बाद जिंग को एक लेडी मिलती है जो सुन नहीं सकती। ये लेडी पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करती थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी सुनने की शक्ति चली गई, इसलिए उसे कंपनी से निकाल दिया गया। कंपनी से निकाले जाने के बाद ये लेडी छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा करती थी, पर अब जिंग उसे किसी तरह इशारों से अपना प्लान बताकर अपने साथ काम करने के लिए मना लेता है। इसके बाद वो एक आदमी के पास जाता है जो पहले एक मोबाइल कंपनी का मैनेजर था, साथ ही वो एक फाइटर भी था। पर एक दिन एक फाइट में उसके हाथों ओपोनेंट की मौत हो गई, जिस वजह से उसे जेल हो गया था। जेल जाने की वजह से कंपनी ने उसे निकाल दिया, इसलिए अब वो भी छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा करता है। जिंग इसे भी अपने साथ काम करने के लिए मना लेता है। इसके बाद जिंग एक गेमर के पास जाता है जो शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और हमें तो पता ही है पैसे नहीं तो छोकरी भी नहीं। इसलिए जिंग उसे अपने साथ काम करने के लिए ऑफर देता है। ऐसे करके वो बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। ये सब एक वक्त पर अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, पर अब इनमें से किसी के पास भी कोई काम नहीं है, इसलिए सब लोग जी जान लगाकर काम करते हैं। जिंग को यहाँ ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि उसे अपनी बहन का इलाज करवाना है। वो दिन को विंडो क्लीनिंग कर रात को मोबाइल फ़ोन्स के पार्ट्स निकालता है। ऐसे एक दिन उस गेमर को लड़की मिल जाता है जिसके शादी में सब लोग जाते हैं। शादी से आने के बाद जिंग देखता है कि मकान मालिक ने दरवाजे पर उसके लिए एक लेटर छोड़ा है। लेटर में लिखा था, जब तक तुम अपना रेंट क्लियर नहीं करोगे तब तक ये ताला नहीं खुलेगा। जिंग को यहाँ कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो कुछ लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। एंड में जिंग अपनी बहन को लेकर उसी फैक्ट्री में आ जाता है जहाँ वो और उसके लोग मोबाइल के पार्ट्स निकालते हैं। जिंग को यहाँ अपनी बहन के लिए बहुत बुरा फील हो रहा होता है क्योंकि ऐसी बीमारी में वो अपनी बहन को ऐसे रख रहा है। जिंग के मन में बस एक ही सपना है जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो अपनी बहन को खोना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। इतनी मुसीबत कम थी जो एक और आ गई। जिंग ने जहाँ फैक्ट्री लगाया था उस फैक्ट्री का मालिक जिंग से कहता है कि तुमने कई महीनों से अपना रेंट नहीं दिया है, मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, इसके अंदर रेंट दो वरना जगह खाली कर दो। जिंग अब कोई रास्ता ना पाकर कंपनी के मैनेजर से कहता है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, अगर पैसे नहीं मिले तो सब खत्म हो जाएगा। मैनेजर जिंग से कहता है कि कंपनी ओनर का तुमसे जो डील हुआ था मैं उसे ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए आई एम सॉरी। जिंग ये सुन निराश होकर यहाँ से चला जाता है। फैक्ट्री में आकर वो सबसे कहता है कि तुम लोग इतने दिनों से मेरे साथ काम कर रहे हो, आज तक मैंने तुम लोगों को एक भी पैसा नहीं दिया। आगे मैं तुम लोगों को पैसा दे पाऊंगा या नहीं मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मेरे खुद के पास ही एक भी पैसा नहीं है। बस एक सपना है कुछ बड़ा करने का। मेरी मंजिल कितनी दूर है मुझे नहीं पता, मगर मेरे पास आगे बढ़ते रहने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए अगर तुम लोग को मुझ पर भरोसा है तो मेरा साथ दो, वरना कहीं और जाकर तुम लोग काम कर सकते हो, क्योंकि अब हमें इस फैक्ट्री को भी खाली करना होगा। जिंग की ये बात सुन सब उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर सब लोग अपने अपने घर मोबाइल्स को ले जाकर पार्ट्स को निकालना शुरू कर देते हैं। इधर जिंग के पास तो कोई घर ही नहीं होता, इसलिए वो अपनी बहन को लेकर नर्सिंग होम में रहने चला जाता है। दिन भर वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग में लटक कर विंडोज़ को साफ कर रात को मोबाइल फ़ोन्स के पार्ट्स निकालता है। कई महीनों से जिंग सुकून से सो नहीं पाया क्योंकि उसे इसके लिए वक्त ही नहीं मिलता। ऐसे 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद जिंग और उसकी टीम सारे फ़ोन्स के पार्ट्स को निकाल लेते हैं। एंड फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका जिंग को बेसब्री से इंतजार था। जिंग उन सभी पार्ट्स को एसिनी कंपनी में क्वालिटी चेक के लिए भेज देता है। कुछ दिनों के बाद उसे कंपनी में बुलाया जाता है। कंपनी में ओनर जिंग से कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी मोबाइल पार्ट्स क्वालिटी चेक में इजीली पास हो गए। इसी कामयाबी के लिए मैं तुम्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। ये सुन जिंग और उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं। जिंग के आंसू खुशी में तब्दील हो जाती है क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। खैर अब जब उसे पैसे मिल जाते हैं तो वो सबसे पहले अपनी बहन की इलाज करवाता है। ऑपरेशन के बाद उसकी बहन टोंग बिल्कुल ठीक हो जाती है। फोटो में हम जिंग के सभी साथियों को देख सकते हैं जिन्होंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। एंड में हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिंग अब अपनी कंपनी का CEO बन चुका है। उसकी कंपनी का नाम नाइस व्यू है। ये नाम उसने तब रखा था जब उसने फैक्ट्री रेंट पर लिया था। उसने इन 5 सालों में अपनी कंपनी को बहुत बड़ा कर लिया है। ये सब इसलिए हो सका क्योंकि जिंग की आंखों पर एक जुनून था कुछ करने का। उससे भी ज़्यादा उसे खुद पर भरोसा था। किसी भी इंसान को कामयाब बनने के लिए और क्या ही चाहिए। ये कहानी आप सबको कैसी लगी, स्टोरी ने आपके दिल को छुआ या नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।